नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा खबरों की शुरुआत कर रहे हैं लाल कुआं में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर हुए हालिया दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार यातायात शिक्षा अधिकारी रविकांत सेनवाल और कोतवाल ब्रजमोहन राणा के नेतृत्व में हाईवे और सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। और इस दौरान पुलिस ने 10 बड़े वाहनों के कोर्ट चालान और 5 वाहनों के नगद चालान किए थे साथ किए और बता दें साथ ही दोपहिया वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। टीम ने विशेष रूप से सेंचुरी पेपर मिल के वीआईपी गेट और ट्रांसपोर्ट नगर के पास खड़े ओवरलोड वाहनों को हटाकर चालकों को सख्त चेतावनी दी। सीओ रविकांत सेनवाल ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर अवैध वाहन खड़े करना जानलेवा है और ये अभियान भविष्य में लगातार जारी रहेगा। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया। लाल कुआं से विनोद कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर की बात करें आगे तो लक्सर पुरकाजी हाईवे पर जेके चाय कंपनी के पास एक भीषण सड़क हादसे ने कोहराम मचा दिया है। यहाँ एक बेलगाम डंपर ने मोटरसाइकिल सवार कुलदीप, उनकी पत्नी रीना और उनके 3 वर्षीय मासूम बेटे को बेरहमी से कुचल दिया है। दुखद खबर है, इस हृदय विदारक हादसे में मासूम के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दंपति जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने भाग रहे डंपर चालक को शेखपुरी गांव के पास दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई करने के बाद जी आपको बता दें हाईवे का जाम लगाया। हंगामे के दौरान उग्र भीड़ और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई है, जहां एक समय भीड़ ने आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छीन लिया और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने चालक को सुरक्षित कोतवाली पहुंचाया। ग्रामीणों ने डंपर मालिक पर कठोर कार्रवाई और बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की। लक्सर से जोनी चौधरी की खास रिपोर्ट। रात के 10 बजे तक बच्चे भी आ रहे हैं, स्कूल में ड्यूटी भी अभी लगी, कंपनी में भी आ रहे, तो क्यों चल रहे हैं दिन में ट्रक? प्रशासन दलाली खा रही, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। मेरे भाई का लड़का है, मेरा भाई है, उसकी घरवाली है। वे किसी काम से लक्सर आए थे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी किसी काम से पीछे पीछे से आ रहा था। आते हुए जब देखा एक्सीडेंट हुआ, हमें कुछ नहीं पता, नॉर्मली आते रहे, पता लगा मेरे घर से कॉल आई मेरे बाप की, कहने लगा ऐसे बात है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं यहाँ मैं एंड मौके पर मौजूद था, तब मुझे पता लगा कि इसने उसका एक्सीडेंट कराया है और आगे का मुझे कुछ नहीं पता, करने वाला ही बैठा। इसे प्रशासन बचा रहा है, इसे ले जाकर और अगली खबर की बात करें, हल्द्वानी में निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले कंपनी GMFX ग्लोबल लिमिटेड पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का चाबुक चला है। जी हां, कुसुमखेड़ा निवासी की शिकायत पर कमिश्नर ने स्वयं कंपनी के कार्यालय पर छापेमारी की। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने 8000 लोगों से 39 करोड़ रुपए जमा कराए, लेकिन बैंक खातों में मात्र कुछ हजार रुपए ही मिले हैं। सीईओ बिमल रावत ने तो कोई वैध दस्तावेज दिखा पाए और कोई ना ही पोर्टल पर डेटा देख पाए। जी आपको बता दें एक बार फिर से, जहां सीईओ बिमल रावत ना तो कोई वैध दस्तावेज दिखा पाए और ना ही कोई पोर्टल पर डेटा। चौंकाने वाली बात यह भी रही कि निवेश का पैसा कंपनी के बजाय व्यक्तिगत संपत्ति खरीदने में लगाया गया है। छापेमारी के दौरान कई अन्य पीड़ित भी अपनी जमा पूंजी मांगने पहुंचे। कमिश्नर ने मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम के तहत धोखाधड़ी करने पर तत्काल सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। हल्द्वानी से जय नेजा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, मामला तो ये जनता मिलन में आया था। ये GMFX ग्लोबल लिमिटेड करके एक कंपनी है जो पब्लिक से एक स्कीम के तहत पैसा ले रही है और उसमें इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम 2 साल में पैसे को डबल करें और इनके मुताबिक इनका कहना है कि 39 करोड़ रुपया ये पब्लिक से ले भी चुके हैं और काफ़ी सारी देनदारियाँ हैं। जब इनसे पूछा गया कि जो आप ये डबल कर रहे हैं पैसे को, ये मुनाफा कहाँ से हो रहा है, तो इसकी ये कोई जवाब दे नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। कुछ ये ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, कंपनी का उद्देश्य भी क्या है ये नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, इन्होंने इस पैसे से जो कि कंपनी का पैसा था उसको व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफ़र करके बेलपड़ा और लखनऊ में ज़मीनें भी खरीदी हैं। मौके पे आज जब मैं आया तो 10-12 लोग और भी मिल गए, जिनमें किसी ने 9 लाख, किसी ने 7 लाख, अलग अलग तरह के अमाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं।
अग्रीमेंट्स जो लोगों के साथ हुए हैं वो भी ये नहीं दिखा पाए हैं, और पोर्टल जिसमें इनका कहना। अगली खबर की बात करें। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के छोटे बेटे और पार्षद सौरभ बेहड़ पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है। घटना तब हुई है जब सौरभ किसी कार्य से आवास विकास चौकी पर जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने उन्हें रोककर बुरी तरीके से पीटा और फरार हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल सौरभ को तत्काल रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। विधायक तिलक राज बेहड़ ने पुलिस को घटना की जानकारी दी है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। रुद्रपुर से विनोद कुमार अग्रवाल की स्पेशल रिपोर्ट। में आता है, सुबह का टाइम पूरा वार्ड में रहता है, तो उसको ये पुलिस से कहलवाया गया भी कंप्रोमाइज जो भी। अब ये तो बात पुलिस बताएगी। एसओ ने बुलाया था किसी मुझसे, उसने कहा कि पुलिस ने बुला रखा है, मैं क्या करूं पापा। मैंने कहा यार निपटा लेना, क्योंकि एक बार एसओ ने मुझसे भी कहा था जिस दिन एक मामला हो गया था वहां पे, जब वो प्राधिकरण में हम लोग गए थे तो मुझे एसओ ने कहा था बच्चों का मामला निपटा दे, मैं कहा निपटा देना। तो मैंने कहा तू अगर आज हो तो निपटा देना सम्मानजनक। अब ये क्या पता था कि ये उधर जाएगा और रास्ते में ही सब होगा। अब ये तो खुलेगा तो पता चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा पता। कितना बड़ी कोई चीज थोड़ी है, कैमरे लगे हैं, मोटरसाइकिल है, सब है। तो हमारे पास भी बहुत लोग हैं ढूंढने वाले। वैसे पुलिस ने ढूंढेगी तो क्या लगता है कि सत्ताधारी दल के ही लोग होंगे? मैं नहीं कह सकता, मैं इतना जानता हूँ। कभी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन जिसने भी ये बदतमीजी की है वो पुलिस की विवेचना के सामने, और पुलिस को समय रहते पुलिस को समय रहते इस मामले में रुचि लेनी चाहिए। अन्यथा जो कुछ भी होगा वो भविष्य के घर में है। लेकिन जो किया दुर्भावनावश किया गया। जो लोग भी हैं शत्रु हैं, जो लोग भी हैं कायर हैं। शक्ति फार्म क्षेत्र में विशेष समुदाय के 2 युवक द्वारा हिंदू युवकों को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का मामला जो है गंभीर मामला सामने आया है। इसकी भनक लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने टैगोर नगर स्थित एक सैलून और शक्ति फार्म बाजार से 2 युवकों को पकड़ लिया है। बता दें आपको कि कार्यकर्ताओं को ये भी आरोप है कि ये लंबे समय से जो युवक हैं युवतियों को मैसेज कर परेशान कर रहे थे। पकड़े गए युवकों के मोबाइल कब्जे में लेकर जांच की गई है तो मैसेज भेजने की पुष्टि साफ साफ हुई है, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने दोनों को पुलिस चौकी ले जाकर अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के मोबाइल जब्त किए हैं और मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। शक्ति फार्म से सपन मंडल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं हम। मिला के मामला लव जिहाद का ही है। पहले इनका क्या होता था कि इनके बालिक लोग, जिन लड़कों की आयु 18 वर्ष से ऊपर होती थी, वो लोग लव जिहाद करते थे। अब क्या है कि इनके लोगों ने इनको ये समझा दिया गया है कि बेटा तुम तो नाबालिग हो, तुम लव जिहाद करोगे तो ना पुलिस प्रशासन कुछ कर पाएगा, ना हम लोग कुछ कर पाएंगे, ना कोई और कुछ कर पाएगा। लेकिन जो लोग ऐसी मानसिकता बना के अपने बच्चों को इस तरीके से बरगला रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाह रहा हूँ। बजरंग दल कहीं से कहीं तक आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बालिग हो नाबालिग हो, ये विषय बात का है। अगर लव जिहाद करने वाला कोई भी व्यक्ति है और वो किसी भी अवस्था में है और उसको ये लगता है कि पुलिस उसे संरक्षण देगी या लोग उसे संरक्षण देंगे या कोई भी उसे संरक्षण उसके कुछ भी कर लेगा, तो वो गलतफहमी में जी रहा है। हम अगर करने पे आएंगे तो वो सब कुछ भी करेंगे जो प्रशासन चाह रहा है, और वो सब कुछ भी करेंगे जो प्रशासन नहीं चाह रहा है। हम लोग कानून में कभी कानून कभी अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। हमें कल रात को सूचना मिला था कि कोई अननोन धर्म का जो है हमारे हिंदू लड़कियों माँ बहनों को टारगेट कर रही है, अपने प्रेम जाल में फंसा के ये लेके जा रहे हैं, जिसमें ये नाबालिग लड़के भी है और कुछ ऐसे भी है जो इनके सपोर्ट में इनकी बहनें भी है। जिस तरीके से इसने कल बात की हमसे, जैसे ये बता रहा था कि इसकी बहन आके इसको नंबर देती है, तो ये नंबर लेके ये लोग इसी लड़की से बात करते हैं, इनको टारगेट फिक्स करके लव जिहाद में फंसाते हैं। ये कर रहे हैं लव जिहाद में फंसा के इनको भगा के लेके जा रहे हैं। तो बाहर से भी कुछ आ रहे हैं और यहाँ पे ये परिवार जो है, एक परिवार आज भी हमने पकड़ा है जो लड़का है नाबालिग है और हिंदू लड़कियों से ये बात कर रहा है, दूसरे धर्म का है। और हम लोग इस चीज को रोक रहे हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो वो इस चीज को बताइए, अपने बगल में बताइए, अपने बेटियों को बताइए, लड़कियों को बताइए कि ऐसा ये लोग कर रहे हैं, ये नाम बदल के अपना वो काम कर रहे हैं, जिससे। और अगली खबर की बात करें, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों की भारी भीड़ देखी गई है और इस दौरान भूमि पैमाइश, जल भराव, सड़क और बिजली जैसी
कुल 81 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 35 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत जन समस्याओं का पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान कर सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी ढिलाई बरतेंगे उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मुहिम का उद्देश्य शासन प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। प्रत्येक सोमवार का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में, मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी गई। तो प्रत्येक सोमवार का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम। अगली खबर की बात करें, नैनीताल सरोवर नगरी नैनीताल में मां पाषाण देवी मंदिर जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां भी की जा रही हैं। इस दौरान मंदिर को विविध तरीके से सजाया गया है, विद्युत लड़ियों से भी सजाया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी जगदीश भट्ट ने बताया कि मां पाषाण देवी मैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, साथ ही अखंड रामायण पाठ का आयोजन भी होगा। उसके बाद 21 जनवरी को अखंड रामायण पाठ का पारायण किया जाएगा। जी आपको बता दें, जहां तत्पश्चात दोपहर यज्ञ पूजा अर्चना कर कन्या देवी भोग लगाने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को मैया के भक्तों से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। या बता दें कि पाषाण देवी मंदिर जो कि पत्थरों में खुदाई कर बनी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी का वो और उनका परिवार का इस मंदिर से बहुत ज्यादा लगाव भी है। जब भी खंडूरी परिवार के सदस्य नैनीताल सरोवर नगरी आते हैं तो मां पाषाण देवी मैया के दर्शन जरूर करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री श्री खंडूरी की पुत्री विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी अपने परिवार के साथ नैनीताल पहुंची तो मां पाषाण देवी मैया के दर्शन करने जरूर पहुंची। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, मंदिर जरूर जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, स्थापना दिवस, जी हाँ, महाराज नीम करोली महाराज का भी स्थापना दिवस अवसर पर मालपुआ का प्रसाद वितरित किया जाएगा। 21 जनवरी को ही नीम करोली बाबा महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर मां के भक्तों ने तैयारियां शुरू कर दी है। नैनीताल से ललित जोशी की खास रिपोर्ट। जो 20 जनवरी है, 20 जनवरी को मां पाषाण देवी को हम मां पाषाण देवी के जन्म महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। तो उस दिन हम जो है यहाँ पे प्रातः 9 बजे से गणेश पूजन के पश्चात श्री मां पाषाणेश्वरी का पूजन, तत्पश्चात रामचंद्र जी का पूजन और उसके पश्चात जो है अखंड रामायण पाठ का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा और वह निरंतर दिन रात 24 घंटे चलेगा। और जो है 21 तारीख को वह 11 बजे अखंड रामायण पाठ की समाप्ति होगी। तत्पश्चात 12 बजे से यहाँ पे हवन किया जाएगा, 1 बजे कन्या पूजन होगा और 2 बजे से यहाँ पे माँ का विशाल काय अपनी ओर से, हमारी ओर से ये प्रयास है कि भव्य से भव्य यहाँ पे माँ का समिष्ट भंडारा प्रारंभ किया जाएगा। और अगली खबर की बात करें तो हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर रेलवे प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी और इसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव सोमवार को हरिद्वार पहुंची हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर हर की पौड़ी तक के रेल ट्रैक की सुरक्षा का व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया है। आपको बता दें, डीआरएम ने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी नहीं होगी और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने प्लेटफॉर्म की स्थिति, साफ सफाई, भीड़ नियंत्रण यानी क्राउड मैनेजमेंट के इंतजामों को भी परखा है। उन्होंने अधिकारियों के साथ भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की ताकि लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम यातायात मिल सके। रेलवे का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर है। डीआरएम ने साफ किया है कि अर्धकुंभ से पहले सभी निर्माण कार्य और सुरक्षा इंतजाम सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। है तो यहाँ की डिस्पैच फैसिलिटीज में ऑगमेंटेशन
139 करोड़ 139 करोड़ की लागत का तो स्टेशन रीडेवलपमेंट आगे लगभग 400 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, अभी बन रहे हैं उसके एस्टिमेट्स, लेकिन यार्ड की रिमॉडल तक शायद त्वरित गति से ना हो पाए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो इसकी है और उसी के संबंध में तमाम सर्वेज इत्यादि करने के लिए जैसा मैंने बताया करीब यार्ड रिमॉडलिंग के साथ उसको इस तरह से समझिएगा कि ये अर्ली एस्टिमेट है, ये भी प्रस्तावित है। हाँ, अभी जैसे इसका सैंक्शन, इसके दो हिस्से हैं। एक है जो स्टेशन का कायाकल्प होना है, जिसको हम लोग स्टेशन रीडेवलपमेंट बोलते हैं, एक उसका कॉस्ट का कंपोनेंट होता है, और एक जो ओवरऑल जैसे हमने बोला कि हरिद्वार से गाड़ियाँ हम चला सकें, और तो इस सितारगंज के शक्ति फार्म स्थित ग्राम सभा राजनगर में आंचल दूध फैक्ट्री की स्थापना का विवाद गहराता जा रहा है। यहाँ 4 बंगाली परिवारों के दशकों पुराने पट्टे निरस्त कर उसी भूमि पर फैक्ट्री लगाने की तैयारी है और इसी के विरोध में प्रभावित परिवार और ग्रामीण पिछले 15 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी पुनर्वास या मुआवजे के उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जिससे उनके सामने आवास और आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस आंदोलन को अब स्थानीय समाज सेवियों का भी पुरजोर समर्थन मिल रहा है। धरने पर पहुंचे समाज सेवी सुब्रोत विश्वास और संजय आईएस ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें आगे खबर में, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन गरीब परिवारों को उजाड़कर किया जाने वाला विकास उन्हें कतई मंजूर नहीं है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि फैक्ट्री लगाने से पहले प्रभावित परिवारों के रहने और रोजगार की ठोस व्यवस्था की जाए। यदि प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इससे आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। शक्ति फार्म से सपन मंडी की स्पेशल रिपोर्ट। दुर्भाग्य की बात है, इस बंगाली समाज ने देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उस बंगाली समाज को जो है अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को इस कड़कड़ाती ठंड में, जनवरी की ठंड में अपने बच्चों को लेकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। जहां बच्चे स्कूल में होने चाहिए थे, जहां बच्चों को खेलना चाहिए था, वहां बच्चे आज जो है इस टेंट पे बैठने को मजबूर है आज 15 दिन से। और यहाँ की शासन प्रशासन को सुध लेने वाला नहीं है। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हम विकास के खिलाफ नहीं है। भगवान जी आप विकास करना चाहते हैं, आप सितारगंज सुडकुल में और अन्य जगह पर हजारों एकड़ जमीन खाली है, आपको इस उपजाऊ जमीन ही मिली। आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण की जद में है। 19 हमारे जो बंगाली समाज को या पुनर्वास के तहत यह भूमि आवंटित हुई थी। हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीना देकर उस समय जंगली जानवरों का प्रकोप झेलकर पहले तो मैं बहुत लेट पहुंचा क्योंकि मैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मलकानगिरी के बंगाली समाज के संग जो उत्पीड़न होता है उसके लिए मैं लगातार मीटिंग कर रहा था, वहां के लोगों को जागरूक कर रहा था। क्योंकि समाज में एक चीज मैंने देखा कि दोनों क्षेत्र में हमारे जहां पर भी बसाया गया बड़े दुखद और बड़े बुरी स्थिति में बसाया गया, और आज सब जगह से हमारी जमीनों को छीनी जा रही है। चाहे आप मलकानगिरी बोलिए, चाहे आप उत्तराखंड बोलिए, या आप उत्तर प्रदेश बोलिए, या विभिन्न क्षेत्रों मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह एक जैसी स्थिति है और उस स्थिति से हम अनभिज्ञ नहीं है। मैं लगातार जिन क्षेत्रों में जा रहा हूँ उन क्षेत्रों में देख रहा हूँ कि इनको सॉफ्ट टारगेट बंगाली समाज मिले। बंगाली समाज को जो पुनर्वासन के रूप में जमीन मिला था, उन लोगों ने, सरकार ने कहा तो सही था कि इनको पट्टा दे दिया गया, इनकी रजिस्ट्री कर दिया गया, मगर दी नहीं गई क्योंकि हमारे भोले वाले जनता है, पढ़े लिखे कम थे, समझ नहीं पाए। धीरे धीरे सरकार के भरोसा कर लेते। पहले हमने कांग्रेस पर भरोसा किया, आज भाजपा पर भरोसा कर रहे हैं। लगातार हम लोग इसी तरह से ठगते हुए आए हैं और यही कारण रहा है कि हमारे लोगों का जमीन छीना जा रहा है और हमारे लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। देखिए, बहुत दुख की बात कहना चाहता हूँ, सौरभ बहुगुणा को यहाँ क्षेत्र पे इसलिए लाया गया था। इन जमीनों को, जो कच्ची जमीनें थी, इनको पट्टे को यहाँ पर। दुर्भाग्य की बात है कि इस बंगाली समाज ने देश। अगली खबर की बात करें तो लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के हल्दचौड़ में सोशल मीडिया पर एक जाति विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद तनाव फैल गया है और इस घटना से नाराज दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस एसपी, जी हां, आपको बता दें एक बार फिर से, इस घटना से नाराज दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य के नेतृत्व में हल्दचौड़ पुलिस चौकी का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं हालांकि कुछ पक्षों ने आरोपी के नाबालिग होने का हवाला देकर समझौते का प्रयास किया, जिसे प्रदर्शनकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया। वर्तमान में पुलिस ने संबंधित युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब आरोपी युवक ने भी कुछ अज्ञात लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस प्रशासन अब दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रहा है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दलित समाज का साफ कहना है कि समाज के स्वाभिमान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। लाल कुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की स्पेशल रिपोर्ट।
यहाँ पे जो है आज हमारे बीते मेरी उम्र अभी 50-52 साल की उम्र हो गई सर मेरी, लेकिन आज तक हमने ऐसा कृत्य अपने शोषित समाज शिल्पकार समाज के लिए आज पहली घटना है इस हल्दीचौड़ में। बड़ा दुख होता है और ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए मैं पुलिस प्रशासन शासन से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल कठोर से कठोर कार्यवाही संविधान के तहत जो भी सजा हो सकती है वो मिलनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को बख्शता है या हमारी तहरीर में या कोई ऐसा दबाव ऊपर से प्रेशर बनता है तो हम इसके लिए जन आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे, माताएं और बहनों के साथ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और SC/ST एक्ट के अंतर्गत हम कार्रवाई की मांग करते हैं। और अगर इसमें कोई कोताही बरती जाएगी उसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन का रूप लेंगे, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के शिल्पकारों को, शिल्पकार समाज को इस व्यक्ति ने ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है जो किसी भी तरीके से माफ करने योग्य नहीं है। एक युवा लड़की के द्वारा एक मुझे सोशल मीडिया के द्वारा एक अपने समाज के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इस तरीके से उसने बोला है जो पूरे समाज को अपमानित करने वाला शब्द है, और जो अपमानित किया गया है उससे बड़ा हमारा अपना समाज, अनुसूचित जाति का समाज बड़ा आहत है। इस बात को जहाँ सब्र समाज में, जहाँ सब लोग हम एकता की बात करते हैं, जहाँ लगातार हम लोग सब एक हैं, एक माला में पिरोते हैं, हम लोग एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, हमारे पूरे एक संबंध सभी लोगों से हैं, और एक व्यक्ति इस तरीके से बोलना, पूरे समाज को अपमानित करना, तो कहाँ से जोश आया इसको समझने का विषय है। खबर की बात करें आगे तो बाजपुर विकासखंड की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में बाधा डालने और ग्राम प्रधानों को धमकाने का मामला गर्माता जा रहा है। सोमवार को ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष मनदीप सिंह नरवाल के नेतृत्व में दर्जनों प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी BDO शेखर जोशी का घेराव किया है। वहीं बात करें तो संघ ने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर सरकारी कार्यों में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिससे गाँव का विकास प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से ग्राम पंचायत गुमसानी में महिला प्रधान को कार्य करने में आ रही दिक्कतों का मामला जो है प्रमुखता से उठाया गया है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि वे नियमानुसार विकास कार्य करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते धमकियां दे रहे हैं और झूठी शिकायतों कर काम को रुकवा रहे हैं। प्रधान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इन तत्वों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया तो ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधान सामूहिक रूप से आंदोलन करेंगे और मजबूर होंगे। वहीं BDO ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द समाधान आश्वासन दिया है। बाजपुर से सलीम रजा की स्पेशल रिपोर्ट। हम ग्राम पंचायत के जितने प्रधान हैं, जितने चुन के आए गए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, जितनी जन समस्या है उनका समाधान हो सके। तो इसी को लेकर हमने क्या कहते हैं BDO साहब से एक मीटिंग की थी, एक ज्ञापन दिया गया था। उसमें मुख्य तौर पे एक विषय था कि जो गुमसानी का एक विषय चल रहा है, जिसमें क्या कहते हैं हमारी बहन प्रधान पे क्या कहते हैं उन्होंने कुछ आपत्तियाँ लगाई हैं कि ये काम गलत किया गया है या गलत तरीके से पैसे निकाला गया है। तो उसके रिलेटेड हमने उनसे बात की थी कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई करवाए जाते हैं। कहीं पर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ अनियमितता हो रही है, उसका पहला फोरम तो हमारी ग्राम पंचायत ही है। हम लोग को गांव की खुली बैठकों में ये बातें रखनी चाहिए ताकि अनावश्यक ब्लॉक में भी रोज़ का ये शिकायतों का दौर इस तरह का न रहे। ग्राम पंचायत अपने आप में एक सक्षम संस्था है, वहाँ पर भी आप लोग इस चीज़ को निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। ये मैं आप सभी लोगों से, प्रधान जी हमारे सम्मान जितने प्रधान हैं, आप लोगों से मेरा ये अनुरोध रहेगा। दूसरा, अनियमितता कहीं पर आती है, अधिकार है किसी को भी बातें रखने का कि गलत हो रहा है। अभी जैसे गुमसानी वाले प्रकरण में था, उनकी बातें यहाँ पर ये ब्लॉक स्तर पर भी आई, SDM महोदय के स्तर पर भी मैं देखता था न्यूज़ चैनल। मेरी ग्राम सभा में कुछ कार्य चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ लोग जमील अहमद, नासिर टेलर, डम्पी और खालिद वो कुछ नकाब लगाकर मजदूरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पिस्टल निकालकर उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं, जिससे मेरा विकास कार्य रुक रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे माननीय SSP साहब जो ये पिस्टल दिखाकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरे SSP महोदय साहब इस पर इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए।
धर्मनगरी हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर संतोष आनंद देव महाराज ने प्रयागराज माघ मेले की पवित्रता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मेले में बढ़ती वीआईपी संस्कृति और विज्ञापनबाजी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि माघ मास मेला साधना का केंद्र है, इसे मजाक न बनाया जाए। स्वामी जी ने जोर दिया है कि कल्पवास का वास्तविक अर्थ झोपड़ी में रहकर सात्विक जीवन और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, न कि सुविधाओं का उपभोग करना है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने काफिले को रोके जाने की घटना पर भी डॉक्टर संतोष आनंद देव ने अपनी बेबाक राय रख दी है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जी को वहां साधारण श्रद्धालुओं की तरह स्नान कर मर्यादा बनाए रखनी चाहिए थी। उनके अनुसार चाहे संत हो या आम नागरिक हो, नियमों का उल्लंघन होने पर देश और संतों की छवि धूमिल होती है। उन्होंने मेला प्रशासन से मांग की है कि संगम तट पर सभी प्रकार की वीआईपी व्यवस्थाएं बंद की जाएं ताकि श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को जय श्री राम। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि प्रयागराज में माघ मेला और कल्पवास जो आज से नहीं है, अनादिकाल से लोग हर साल 40 दिन वहां पर लोग साधना, पूजा पाठ, ध्यान और दान पुण्य का वहां का कार्य होता रहता है, हर साल होता है। वहां लोग झोपड़ी बनाते हैं, वहीं पर रहते हैं, पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये हो गया कल्पवास। और अभी हम देख रहे हैं मजाक लोगों ने बना लिया है। कल्पवास और माघी स्नान को आज के समय लोग मजाक बना लिए। जब मालूम है कि वहां इतनी भीड़ होने वाली है तो या तो सरकार पूरी वीआईपी व्यवस्था पूरी बंद कर दे। उसमें देखो कोई भी हो, शंकराचार्य जी हो, कोई भी संत हो, वहां पर एडवर्टाइज करने का स्थान नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में गायत्री परिवार का शताब्दी समारोह पूरी भव्यता के साथ जारी है। इस ऐतिहासिक उत्सव के दूसरे दिन आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से आए आदिवासी समाज के संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों का संगम देखने को मिला है। बता दें आपको आगे खबर में, जहां इस भव्य आयोजन में न केवल भारत बल्कि विदेशों से हजारों की संख्या में लोग अनुयायी अपनी श्रद्धा के व्यक्त करने के लिए पहुंचे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जूना अखाड़े के प्राचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज सहित अनेक और प्रमुख साधु संत वीआईपी अतिथियों ने शिरकत की है। कार्यक्रम स्थल पर संगठन और अनुशासन की अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। गायत्री परिवार इस समारोह के जरिए सामाजिक समरसता का राष्ट्र निर्माण का संदेश दे रहा है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया ताकि इतनी भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जाए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, प्रयागराज माघ मेले में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की गूंज अब धर्मनगरी हरिद्वार में भी सुनाई दे रही है। कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में आज शिष्यों और अखंड परशुराम अखाड़े के पदाधिकारियों ने राम नाम का कीर्तन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संत समाज ने इस घटना को संपूर्ण सनातन धर्म का अपमान बताते हुए प्रशासन से सार्वजनिक माफी की मांग की है। संतों का कहना है कि यदि सम्मान बहाल नहीं हुआ तो ये आंदोलन सड़कों तक उतरेगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान संतों ने आरोप लगाया है कि प्रयागराज प्रशासन साधु संतों की मर्यादा की रक्षा करने में पूरी तरीके से विफल रहा है। शंकराचार्य ने पालकी को रोकना, जी हाँ, शंकराचार्य की पालकी को रोकना और शिष्यों के साथ अभद्रता, ये धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला। हरिद्वार से हुकार भरते हुए संतों ने दो टूक कहा है कि ये लड़ाई जो है संत मर्यादा सनातन परंपरा को बचाने की है। संतों ने चेतावनी दी है कि यदि योगी सरकार इस मामले का त्वरित समाधान सम्मानजनक समाधान नहीं करती है तो पूरे देश को संत समाज लामबंद होकर उग्र प्रदर्शन करेगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम्बितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद भट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जी मांगे पूरी नहीं होती यार, माफी नहीं मांगती सरकार वहां की, स्वामी जी से माफी नहीं मांगी तो क्या करेंगे। प्रयास जारी रहेगा। अखंड अखाड़ा परशुराम अखाड़ा के तत्वावधान में आज हम सब लोग बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम भगवान से ही प्रार्थना की है। अब हम लोग संगे शक्ति कलौ योगी के अनुसार संग होकर के एकत्र होकर के
देवाई देव महादेव के चरणों में नमन करता हूं और उत्तराखंड देवभूमि को नमन करता हूं। मां गंगा जी के प्रांगण से आपका अपना सनातन प्रेमी अधीर कौशिक, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष। वास्तव में जो कल माघ मेला प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो रही। इतनी कठोर से कठोर मैं निंदा करता हूं इन प्रशासन अधिकारियों की, वो कम होगी। अभी तक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, जो एक हमारे सनातन के स्तंभ हैं, जिन्होंने भारत देश में सनातन की नींव रखी, ऐसे शंकराचार्य भगवान जी के साथ जो माघ मेले में इस प्रशासन अधिकारियों ने जो अपनी शक्ति दिखाई है, ये वास्तव में सनातन प्रेमी को बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और एक और हमारे ब्रह्मचारी। खास बुलेटिन में तय बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।